अरे बड़ी ठकुराइन, आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना है। जया काकी भागते हुए आई। ठकुराइन कांता के चेहरे की उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहती थी। उनके चेहरे की हंसी शायद वर्षों पहले गायब हो गई थी और उन्होंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इन सब की वो ही दोषी है। अब क्या है काकी, काहे हाँकते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? कांता बोली। कुछ सुना ठकुराइन? पता है जो अपने गांव से नदिया पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है उस गांव में एक साध्वी है जो सबका दुख दर्द हर लेवे है। कोई निराश ना लौटे, बहुत नाम सुना है। 8 साल से तपस्या कर रही है, मुख में ऐसा तेज है सारा गांव इज्जत करे। तुझे कैसे मालूम? कांता बोली। मेरी भतीजी है ना, वही ब्याही है, उसने कही। हमें तो कहते हैं ठकुराइन, छोटी ठकुराइन को एक बार वहाँ ले चलते हैं, शायद कोई आराम लग जाए। जया काकी बोली। कितने डॉक्टर, हकीम, वेद, बाबा, बैरागियों को दिखा चुके, अभी तक तो आराम ना लगा। एक साध्वी क्या कर पाएगी? कांता बोली। ठकुराइन, कभी भी कुछ भी हो सके है, शायद इसी साध्वी के हाथों छोटी ठकुराइन का उद्धार लिखा हो। कांता मान गई, बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी ठकुराइन चारू गुमसुम उदास अपने पति से कह रही थी, शादी को इतने साल हो गए, इस घर को मैं वारिस नहीं दे पाए। इतने में बाहर से आवाज आई। चारू, वो जया काकी कुछ कह रही थी, सोचा तुम्हें बता दूं। इतने में जया काकी आ गई और सारी बात कही। चारू ने बिना कुछ कहे बात मान ली। दूसरे दिन सास बहू और जया काकी निकल पड़े। जया काकी और कांता बाहर ही रह गई। रुचि कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पर एक अजब सी शांति थी और एक तेज था, सबको प्रभावित कर रहा था। रुचि को देखकर साध्वी मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। रुचि ने सारी व्यथा कह दी। साध्वी बोली, घबराने की बात नहीं है, तुम्हें लगातार 5 महीने आना पड़ेगा, बाद में मैं आ जाया करूंगी तुम्हारे पास। साध्वी ने रुचि की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटी दी और बताया कैसे लेना है, और रुचि प्रसाद लेकर बाहर आ गई। कांता ने कहा, चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी काकी तुम्हारे कहने पर आए, अच्छा तो हम मिलकर आते हैं। जया काकी बोली। वो सब वापस आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। अचानक एक दिन रुचि चक्कर खाकर गिर गई। दुर्गेश परेशान हो गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने रुचि की जांच की और कहा, खुशखबरी है ठाकुर साहब, आप पिता बनने वाले हैं। दुर्गेश ने खुश होकर माँ को आवाज दी। कांता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो दादी जो बनने वाली थी। जया काकी बोली, सब साध्वी का प्रताप है, हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार होते हैं, कल ही सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। कांता बोली, हाँ काकी जरूर। और साध्वी ने 5 महीने तक बुलाया भी है रुचि को। दुर्गेश, तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत जरूरी काम है, शहर जाना है, कचहरी में काम है। वो जो शहर में जमीन थी जिस पे बहुत लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, उसी की कल सुनवाई है और आपको भी चलना है गवाही देने। ठीक है बेटा, तो कल काकी और रुचि ही चले जाएंगे, क्योंकि साध्वी तो गुरुवार को ही बैठती है। अगले गुरुवार रुचि को 3 महीने लग जाएंगे। काकी और रुचि गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सके? काकी का दिमाग घूम गया। भगवान ने कैसी लीला रची? क्या होने वाला है? काकी साध्वी से मिले बिना बाहर आ गई। माथे पे पसीने की बूंदें झलक आई और सोचने लगी, इतने दिनों बाद तो घर में खुशियाँ आई थी, अब क्या होगा? इतने में रुचि ने पुकारा, काकी आप बिना मिले बाहर आ गई। अरे अंदर भीड़ ज्यादा थी तो घुटन हो रही थी। अब काकी क्या बताती, वर्षों पुरानी नौकरानी थी उस घर की। कांता की सास के साथ आई थी दहेज में। पहले ठाकुरों के यहाँ नौकर को दहेज में देने का रिवाज था और कांता की सास ने अपने ससुराल के एक नौकर से उसकी शादी करवा दी और उसे पसंद थी, इसलिए कांता भी उससे इतनी इज्जत देती थी। काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। इस तरह दिन बीत रहे थे कि तीसरा महीना आ गया। काकी सोच ही रही थी कि कांता और दुर्गेश को साध्वी से ना मिलने दिया जाए, लेकिन एक दिन कांता गिर पड़ी और पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा, अब ठकुराइन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन दुर्गेश का क्या? दुर्गेश, रुचि और लता काकी चौथे महीने भी साध्वी से मिलने गए। लता काकी दुर्गेश को ले तो गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि दुर्गेश साध्वी से ना मिल पाए। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार लता काकी दुर्गेश को नहीं रोक पाई। रुचि और दुर्गेश अंदर चले गए साध्वी से मिलने, लेकिन साध्वी को देखकर दुर्गेश को पता नहीं क्या हो गया। वो तुरंत बाहर आ गया और काकी से पूछा, इन सब के बारे में आपको पता था? लेकिन लता काकी कुछ कह पाती उससे पहले ही रुचि आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए, साध्वी से मिले बिना? और सब घर को चल। रास्ते पर दुर्गेश पता नहीं क्या सोच रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है मेरे साथ? इतने साल लग गए,
खुद को संतुलित करने में और एक झटके में मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी रुचि ने दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रहे हैं, चलिए नाव से उतरिए, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए। लेकिन लता काकी बहुत असमंजस में थी कि दुर्गेश को क्या जवाब दे। और उधर दुर्गेश के मन में भी कई सवाल चल रहे थे कि काकी से उसके जवाब चाहता था। इधर कांता लता काकी से कह रही थी कि पता नहीं काकी, लगता है दुर्गेश की तबीयत ठीक नहीं, उदास और परेशान सा है। कल गुरुवार है और रुचि को चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने जाना है। पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन इस बार जरूर मिल आऊंगी। और अगले दिन काकी, रुचि और कांता साध्वी से मिलने गए। और इस बार कांता साध्वी से मिलने रुचि के साथ अंदर चली गई। और अंदर साध्वी और कांता की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गई। और कांता बाहर आ गई और काकी से कहा, शायद दुर्गेश इसीलिए परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये बातें? हमें भी कुछ कहाँ पता था ठाकुराइन, वो हम सब पहली बार आए तभी पता चली साध्वी के बारे में। और लता सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खिलाती है जिंदगी। जिस अतीत में मैं इतने सालों से दूर भाग रही थी, वही मेरा वर्तमान बन के मेरे सामने आ गया। अब क्या होगा, यही सोच वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहा था। घर पहुंचकर कांता दिन भर परेशान रही। एक अजीब सी उथल पुथल थी उसके मन में। सोच रही थी, अगर सब कुछ अपने अनुसार ना चलाती तो शायद जिंदगी इस मोड़ पर आकर ना ठहरती। लेकिन कैसे? उसे खानदान की इज्जत का जो डर था, लोग क्या सोचें अगर वो दुर्गेश के कहे अनुसार चलती। लेकिन उसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने अतीत के कानों को पलटने लगी। 30 साल वो इसी हवेली में दुल्हन बन के आई थी। सांस नजर उतारते न थकती, बलाइयाँ लेकर निहाल हुई जाती। और कांता के पति मानसी, वो उससे 10 साल बड़े थे। वो भी कांता को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पिता ठाकुर सुमेर सिंह का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था। वो जमींदारी की देख रेख उनके सर पे आ गई थी, तो जमींदारी की वजह से ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। कांता के विवाह को 1 साल होने को था, अब तो 18 की हो चली थी। तभी अचानक एक दिन एक घटना घटी। उससे कांता की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो कांता ने सोचा भी नहीं था। एक दिन कांता और उसकी सास सौभाग्यवती काकी मंदिर जा रहे थे कि एक पागल सांड ना जाने कहां से तीनों के सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। तीनों को सूझा ही नहीं कि क्या करे। इतने में ना जाने कहां से एक नवयुवक, जिसकी उम्र हो कोई 20-21 बीच में, कूद पड़ा तीनों को बचाने और सांड के सींगों में झूल गया। सांड ने उससे बहुत जोर से दूर पटक दिया और ना जाने कहां खेतों की तरफ अंदर चला गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई। सौभाग्यवती घबरा गई, उस नवयुवक को घर ले आई। उधर सौभाग्यवती ने अपने बेटे मानसी से सारी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसे हमारी जान बचाई। तो मानसी उस नवयुवक से मिलने आए और उसका हाल चाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसके बारे में पूछा कि कौन और कहाँ रहते हो। नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम रघु है और मैं नदी के पार वाले गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में ही हैजे के कारण से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। वर्षा ना होने से फसल खराब हो गई और कर्ज बहुत हो गया था। कर्जा ना चुका पाने से साहूकार ने सारी जमीन हथिया ली। मेरी झोपड़ी भी उसी जमीन पर थी, तो जमीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा, तो मैं इस बार आपके गाँव आ गया और अभी 2 ही दिन हुए आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पे रह रहा हूँ। ऐसे ही गुजर हो रही है, कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर मानसी बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है। तुम्हें यहीं हम किसी काम पे लगा देंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल लता काकी करेगी। और मानसी चले गए और लघु लता काकी के कमरे में रहने लगा। लता काकी की कोई संतान नहीं थी, तो वो रघु को बेटे की तरह मानकर दुलार लुटाने लगी। काकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर गई। कभी कोई सुख नहीं मिला। सौभाग्यवती के साथ दहेज में आ गई तो किशन को पसंद करने लगी। सौभाग्यवती ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी को अभी 5 साल हुए थे कि एक दिन लता काकी के पति एक अड़ियल घोड़े को काबू में कर रहे थे, तो घोड़े ने बहुत जोर की लात मारी और उसके पति किशन का सर पत्थर से जा टकराया और वो वहीं ढेर हो गया। उसका एक बेटा भी था जो 10 साल का था, तो उसे सांप ने डस लिया था और वो भी नहीं रहा। तो काकी रघु को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर रघु भी हवेली में काम करने लगा। उसे भी आसरा मिल गया, लेकिन उसे देखकर कांता विचलित हो जाती। रघु के लिए कांता के मन में अलग ही भाव उठने लगे। वो उनके पास
जाने से कारण कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती। उसका कठिला बदन और सुडौल बाहें देखकर वह अधीर हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो हर पल रघु को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद वो रघु को चाहने लगी थी। रघु को छुप छुप कर निहारती रहती। उसका किसी काम में मन न लगता। एक दिन आखिर उसने हद पार कर दी और अकेले में रघु से लिपट गई और बोली, रघु मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। लेकिन रघु बोला, छोटी टकरन, ये आप क्या